हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ एनाटॉमी सीरीज़। आज इस सीरीज में हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी की, जो कि आपका 15 मार्क्स का टॉपिक है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से आपको एमसीक्यू एंड 5 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि पीवाईक्यू का भी ट्रेंड रह चुका है और ये ट्रेंड कभी भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मासानुमासिक वृद्धि, फीटल सर्कुलेशन, फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड फॉर्मेशन, ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहते हैं तो आप अपने 15 मार्क्स कंप्लीटली सिक्योर करेंगे। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके अंदर गर्भ की परिभाषा, जो कि मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि गर्भ की परिभाषा के अंदर जो है मैंने आपको चरक के अनुसार या सुश्रुत के अनुसार याद करवा दी थी, जिसमें सबसे पहले आता है शुक्र शोणितम गर्भाशय जीव संयोगे तू खलु कुक्षिगते गर्भसंज्ञा भवति। शुक्र शोणित का गर्भ के अंदर जो मिलन होता है उससे जो गर्भ का निर्माण होता है, मनुष्य शरीर की जो अंकुर की उत्पत्ति होती है वे होता है गर्भ। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र शोणितम गर्भाशय आत्म प्रकृति विकास सम उच्चतम गर्भ इति उच्यते, ये सुश्रुत के अनुसार है। एवं इसी को आगे जब हम बात करते हैं कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है जिसमें पंच महाभूत को भी सम्मिलित किया है, उसमें हम देखते हैं कि तम चेतना अवस्थिनम, जिसमें चेतना मतलब जिसमें आत्मा निवास करती है, वायु जिसमें विभाजन का कार्य करती है, अग्नि जिसमें पाचन का कार्य करती है, आप क्लेदन का, जल क्लेदन का कार्य करता है, पृथ्वी सहनन का, आकाश विविधता का कार्य करता है। और ये सब कुछ जब अपने अपने भिन्न कार्य करते हैं तो हस्तपाद जीवा करण और नितंब का निर्माण होता है एवं वे षडंग शरीर का निर्माण करते हैं। यही हमारे पास गर्भ की परिभाषा है। ये आपसे वाइवा में बहुत बार पूछा जाता है। जब स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता है तो एग्जामिनर बोलता है कि गर्भ की परिभाषा ही सुना दो। सो अगर आपको आप ये कंप्लीट परिभाषा सुनाते हो तो वो बहुत इम्प्रेसिव पॉइंट होता है आपके वाइवा में पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स मिलने का। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? जो अपने डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब 1 मंथ का डेवलपमेंट, 2nd मंथ का डेवलपमेंट, 3rd मंथ का डेवलपमेंट, उन सब की जो स्टडी होती है वो होती है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रियो, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है 8 वीक्स तक हम उसे एम्ब्रियो बोलते हैं एंड 8 वीक्स से 8 मंथ तक हम उसे फीटस बोलते हैं। सो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है गर्भ की परिभाषा, जो कि आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ से आपके लिए कोई भी चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए। सो अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे ये पूरा आप रिप्रोडक्टिव सेक्शन में पढ़ लेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्शन में। सो आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ये पढ़ें, और इवन आप ये नीट में पढ़ चुके हैं सो आपके लिए ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये पूरा रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत ही अच्छे से कवर अप कराऊंगी। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे ज़रूर से ज़रूर 5 मार्क्स से पूछा जाता है। ये सारा मैं आपको रिप्रोडक्टिव जब मॉडर्न का पोर्शन कराऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब हम बात करते हैं शुक्र जनन क्रिया मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में आप यहाँ से ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा, इसलिए मैं आपको टेबल नुमा फॉर्म में लर्न करवा देती हूँ। इसके अंदर क्या होता है कि अपने पास सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, जहाँ पे भी गोनिया आता है वहाँ पे वो 2n की प्लॉइडी होती है सेल की। ये आप नीट के टाइम पे भी पढ़ चुके हैं। सो स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो 44 प्लस में x प्लस में y, मतलब कि 2n की प्लॉइडी के साथ में ये अभी चल रहा है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम का डिवीजन होता है जिसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। आपको पता है मियोटिक के अंदर क्या होता है? ये रिडक्शनल डिवीजन होता है और 44 से 22 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विच इज़ ए इक्वेशनल डिवीजन। ये है इक्वेशनल डिवीजन। उसके बाद में होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। हमारे पास बनता है 22 प्लस में x, 22 प्लस में y विच इज़ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से एक बार सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है जिससे हमारे पास 4 सेल्स बनती हैं जो कि एन प्लॉइडी की होती है, जो कि हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। ओके, सो ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। इसी को आप थ्योरेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हो, जिससे आप अगर ये 10 मार्क्स में पूछा गया है तो इसमें आप थ्योरी एड ऑन कीजिए, ये वाला डायग्राम एड ऑन कीजिए, तभी आपको 10 में से मैक्स टू मैक्स 8 मार्क्स मिल पाएंगे। 10 में से 10 कभी किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि
हम उतना अप टू मार्क नहीं लिख पाते क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। 3 घंटे में आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता है, वो भी पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ में। नेक्स्ट बात करते हैं oogenesis विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल के अंदर उसके गैमेट्स स्पर्म बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड oogenesis जो होता है वो फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स बनाने के लिए हम oogenesis का प्रयोग करते हैं। एंड oogenesis जो होता है वो ओवरी के अंदर चलता है ये प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं कि oogenesis होता कैसे है। सबसे पहले क्या होता है कि oogoनियम सेल्स जो प्रेजेंट होती है वो ओवरी के अंदर प्रेजेंट रहती है। कहाँ प्रेजेंट रहती हैं? ओवरी के अंदर। सो oogoनियम जब एनलार्ज होंगी, जब वो पूरा नरिशमेंट मिलेगा, एनलार्ज होंगी तो वो 44 2n की प्लॉइडी के साथ में चलेंगी, 44 प्लस में x। फिर उसमें प्राइमरी oocyte जो बनेगा उसके अंदर हैप्लॉइड डिवीजन होता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसके अंदर 22 प्लस में x प्लस में साथ में एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। देन हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की। फिर सेकेंडरी oocyte के बाद में होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन विच फॉर्म्स एन ओवम विच इज़ द फीमेल गैमेट। ओके, ये सारी जो प्रोसेस चल रही थी ओवरी के अंदर चल रही होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र वीर्य, जिसके पर्याय होते हैं वीर्य, रेतस एंड सीमन, जिसकी उत्पत्ति होती है। आपको पता है कि हमारे शरीर के अंदर सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, एंड अंतिम जो धातु होती है शरीर की वे होती है शुक्र धातु। तो शरीर की जो सप्तम धातु होती है वो होती है शुक्र धातु। और सीमन जो होता है वो स्पर्म प्लस में सीमिनल फ्लूइड का मिक्सचर होता है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि शुक्र के अंदर जो महाभूत प्रधान होता है वो जल महाभूत होता है, और जल महाभूत के होने के कारण ये सौम्य प्रकृति का होता है। एवं इसमें आपको शुद्ध शुक्र के लक्षण याद करने हैं, क्योंकि आपसे 5 मार्क्स में शुक्र के ऊपर बोलते हैं कि आप टिप्पणी कीजिए। तो शुक्र के ऊपर आपको पहले शुक्र के पर्याय पता होना चाहिए, फिर उसकी उत्पत्ति, फिर उसका स्वरूप। अब हम बात करते हैं शुक्र के लक्षण की। स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम, मतलब जो स्फटिका आभा के समान, जिसकी आभा स्फटिका जैसी है, मतलब फिटकरी जैसी है। द्रवम स्निग्धम जो द्रव है, और स्निग्ध मधुरम मधुगंधिश्च, जिसका रस जो है वो मधुर है और जो गंध है वो मधु जैसी है। ओके, शुक्रम इच्छन्ति के चेतु तेल शुभ्र निभम तथा। और इसके अंदर क्या होता है कि जो ये गंध स्मेल है, अगर ये सेम रूप में रहती है तो ये शुद्ध शुक्र के लक्षण होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात, ये श्लोक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये श्लोक आपको लर्न करना पड़ेगा, क्रिया शरीर के अंदर भी एवं रचना शरीर के अंदर भी। सो इस श्लोक को अच्छे से याद करें। एवं शुक्र के दोष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसके अंदर अगर आपको श्लोक याद रहता है तो श्लोक याद कीजिए, अथवा नहीं तो हिंदी को अच्छे से लर्न करें। श्लोक आपको इसलिए बोला जाता है लर्न करने के लिए क्योंकि श्लोक के माध्यम से आप वर्ड स्केच कर सकते हैं आसानी से। अगर कोई MCQ में आता है तो आप आसानी से उसको पकड़ सकते हैं कि ये कहाँ पढ़ा था मैंने और कैसे पढ़ा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वात पित्त कफ रक्त एवं मुर्दों की गंध वाला कुपंग गंधी ग्रंथि पूती पूय, जिसके अंदर जो गांठ युक्त है, सड़ा है, शील मूत्र पुरीश रेतस, जो इन सब से युक्त है। वात पित्त कफ से युक्त है, रक्त से भी युक्त है। तो ये सब क्या होते हैं? शुक्र के दोष होते हैं। ओके, सो ये है सुश्रुत के अनुसार शुक्र के दोष आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शुक्र दोष के कारण क्यों होता है। शुक्र दोष के कारण शुक्र के अंदर दोष उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि कोई अत्यंत मैथुन करता है, या फिर मादक पदार्थों का मदिरा का सेवन करता है, या फिर जो भी मतलब शुक्र की विकृति के अंदर जो चीज़ें उपयोगी हैं उनका सेवन करता है, तो शुक्र के अंदर दूषित उत्पन्न हो जाता है और शुक्र दोष उत्पन्न होता है। फिर शुक्र के कार्य क्या होते हैं? शुक्रम धैर्यम चव्यम प्रीतम देह बलम हर्ष बीजार्थ च, मतलब जो शुक्र से क्या होता है कि शरीर के अंदर धीरता, वीर्यता, पुरुषता, प्रसन्नता और हर्ष की उत्पत्ति होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मेटोजोआ की। ये आपसे स्पर्मेटोजोआ मैं आपको कंप्लीट नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बट इसके अंदर MCQ में पूछ लिया जाता है कि स्पर्मेटोजोआ की लेंथ कितनी होती है। सो इट इज़ 0.5 mm एंड इसके पार्ट कितने होते हैं? इसके पास 4 पार्ट होते हैं, हेड,
देन इसका नेक पीस, देन बॉडी एंड देन द टेल पार्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की 1.028। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच की 6 to 8 इसकी पीएच रहती है। कलर वाइटिश येलो रहता है, स्फटिकावा जैसा आप पढ़ चुके हैं। एंड क्वांटिटी जो है इसकी 2 to 4 ml रहती है। एंड काउंटिंग जो होती है वो 60 to 150 मिलियन रहती है। इसमें इनफर्टिलिटी बिलो 20 मिलियन पर ml, नॉर्मल सीमन 80% मोटाइल स्पर्मेटोजोवन। इसमें नीट वाला कृपया करके भूल जाइएगा, उसके अंदर थोड़ा सा अलग चलता है। सो एमसीक्यू में अगर वो वाला आता है तो वो गलत सिद्ध किया जाता है। मोटिलिटी की बात करते हैं तो 45 मिनट्स इसका गुड टाइम रहता है, मतलब 3 आवर के बाद में लेस मोटाइल हो जाता है। ओके, ये आप इसका डायग्राम एक बार देख सकते हैं। हेड वाला पार्ट है, हेड के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, देन इसके पास में होता है सेंट्रियोल, उसके बाद में आती है नेक, फिर इसकी बॉडी, बॉडी मिडल पीस के पास में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सोनीम जो शीट प्रेजेंट होती है, देन इसका टेल पार्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्तव के बारे में। आर्तव की जब हम बात करते हैं तो उसके पर्याय के बारे में बात करते हैं। उसका पर्याय होता है रज, आर्तव, शोणितम, रजसम, रजम। ओके, सो इसकी जो उत्पत्ति होती है ये आपको पता होना चाहिए कि रज जो है वो रस धातु की उपधातु होती है। मतलब आर्तव जो होता है वो रस धातु की उपधातु होती है। उपधातु वाला कंसेप्ट आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे एंड धातु वाला कंसेप्ट भी आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। एंड आई थिंक आपके एग्जाम्स आने वाले हैं तो आपको धातु एंड उपधातु अभी तक क्लियर हो चुका होगा। सो जो रज जो होती है वो रस में से ही रज धातु नामक उपधातु उत्पन्न होती है। ओके, सो रस धातु की उपधातु हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्वरूप की। आर्तव जो होता है वो आग्नेय स्वरूप का होता है। अ से ए आप याद कर सकते हैं, ए से आर्तव, ए से आग्नेय स्वरूप। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आर्तव शोणित जो होता है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है एवं जो शोणित होता है वो ओवम होता है। इसके बारे में जब हम नेक्स्ट बात करेंगे सो शुद्ध आर्तव के लक्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको शुद्ध शुक्र के लक्षण भी लर्न कराए हैं एवं शुद्ध आर्तव के लक्षण भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है शशाकृतम प्रतिमम यतु यदा लाक्षा रसोपमम, मतलब जो खरगोश के रक्त के समान होता है या फिर लाक्षा के रस के समान जो दिखाई देने वाला होता है, जो धोने पे कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी धब्बा नहीं छोड़ता है, सो अच्छे से साफ हो जाता है, वो होता है अच्छा आर्तव या फिर शुद्ध या फिर प्राकृतिक आर्तव। ओके, इसमें हम बात करते हैं 2 प्रकार से गणना की जाती है, अंतः पुष्प एवं बाह्य पुष्प। अंतः पुष्प जो होता है वो हम ओवम को बोलते हैं एवं जो बाह्य पुष्प होता है वो हम मेंस्ट्रुअल फ्लूइड को बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जैसा कि आप नीट में पढ़ चुके होंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बता देती हूँ जिससे आपको रिमाइंड रहे कि आपने फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि एग रिलीज होता है ओवरी से, जिसको कैच किया जाता है फिम्ब्रे के द्वारा, विच इज़ द फिलोपियन पार्ट, ट्यूब पार्ट, एंड उसको कैच करने के बाद में उसको इम्प्लांटेशन होता है उसका यूट्रस के अंदर। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है ये सब कुछ आपको मैं मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ाऊँगी उस चैप्टर के अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि फिलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुला का पार्ट होता है 6 सेंटीमीटर, इस्थमस इज 3 सेंटीमीटर एंड यूट्राइन पार्ट इज 1 सेंटीमीटर। ओके, ये सब चीज़ें आपके लिए इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सो मैं आपको ये नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट होता है। सो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि ऋतुमती स्त्री के लक्षण। आप ऋतुमती स्त्री मतलब कि जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है एवं उस स्त्री के बारे में आप एक बार इस पॉइंट के थ्रू गो थ्रू हो जाना, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। सो नेक्स्ट आप सेल डिवीजन कंप्लीट आप पढ़ चुके हैं नीट के अंदर, सो ये भी कोई पढ़ाने का पॉइंट नहीं रहता, इसमें इतने ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ओके, आप एक बार इसके थ्रू गो थ्रू हो सकते हैं, नहीं तो सेल डिवीजन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन भी आपके लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए अपरा निर्माण विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर
अपरा निर्माण मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। आप ये गलती मत कीजिएगा जो बेसिकली मैं भी अपने टाइम पे करती थी कि आयुर्वेदिक नाम पढ़ लिए तो मॉडर्न का नाम नहीं पढ़ा, मॉडर्न का नाम पढ़ लिया तो आयुर्वेद का नाम नहीं पढ़ा, क्योंकि उससे क्या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि पेपर में हमें खुद नहीं समझ आता है कि अपरा का मतलब होता क्या है। सो आयुर्वेद के अनुसार जब हम बात करते हैं तो गर्भणी शरीर में आर्तव व स्रोतस गर्भ के द्वारा अवरोध होने पर, जब मतलब कि बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है एंड इम्प्लांटेशन हो जाता है, उसके बाद में जो प्रक्रिया बॉडी के द्वारा फीटस को नरिश करने के लिए स्टार्ट की जाती है वो होती है प्लेसेंटा। इसमें आप पढ़ेंगे कि प्लेसेंटा जो होता है वो फ्लैट केक लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट कैरीज आउट रेस्पिरेशन। प्लेसेंटा ऐसा वाइटल ऑर्गन होता है जो फीटस के लिए रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और एम्ब्रियो के लिए जितने भी कार्य होते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस वो सारे प्लेसेंटा करता है। सो द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट अटैच टू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम कॉल्ड द इम्प्लांटेशन। जब यूट्राइन वॉल से एंडोमेट्रियम से फीटस अटैच हो जाता है, उसके बाद में जो उसका नरिशमेंट पूरा चलता है वो चलता है प्लेसेंटा के थ्रू। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन द एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड डेसिडुआ। सो पहले जो स्ट्रक्चर था वो कौन था? दिस इज द एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो गया। सो अब हम इस एंडोमेट्रियम को क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। क्या बोलते हैं? डेसिडुआ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड पार्शियली फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर एंड पार्शियली फ्रॉम डेसिडुआ। अब आपको पता है कि आधा तो एम्ब्रियो है उसके अंदर, आधा जो है अपनी एंडोमेट्रियम है। सो क्या हुआ कि पार्शियली बाय द डेसिडुआ एंड पार्शियली बाय द एम्ब्रियो। ओके, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड O2। तो ये प्लेसेंटा का काम बता रहे हैं आगे कि ये रिस्पॉन्सिबल है उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसकी O2 सप्लाई के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द असेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्लेसेंटा आर द कॉरियोनिक विलाई। आपको पता है कि मदर और फीटस के बीच में एक डिजिटेशन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो होती है कॉरियोनिक विलाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द विलाई आर सराउंडेड बाय द मैटरनल ब्लड एंड द फीटल ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द कैपिलरीज इन द विलाई। इसके अंदर पूरा मैटरनल ब्लड फिल्ड रहता है एंड उसका जो फीटल का ब्लड होता है वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ओके, मैटरनल ब्लड उसको सराउंड करता है एंड फीटल ब्लड जो होता है वो कम्प्लीटली उसके अंदर सर्कुलेट होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फीटल टिश्यू टेक्स अ पार्ट इन द फॉर्मिंग द प्लेसेंटा कॉल्ड द कॉरियन। जो उस फीटल का जो टिश्यू प्लेसेंटा फॉर्मेशन काम में आ रहा है वो उसको अपन कोरियन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ किस किस का बना होता है? ट्रोफोब्लास्ट का, एंड द प्रोलिफरेशन सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स। देखो इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा का जो फीटस का जो टिश्यू काम आया है उसे हमने बोला है कोरियन। सो इस कोरियन के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रोफोब्लास्ट। उस कोरियन की जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है ट्रोफोब्लास्ट। फिर ट्रोफोब्लास्ट के अंदर 2 लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये थी हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट। अब ट्रोफोब्लास्ट के अंदर 2 डिविजन्स आ चुके हैं। एक आती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ओके, एक आती है सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। एक आती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक आती है सिनसाइशियम विच इज द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। ओके, द फर्स्ट फॉर्म विलाई कॉल्ड द प्राइमरी विलाई। अब इसके अंदर कॉरियोनिक विलाई का फॉर्मेशन होने का स्टेप्स बताए जा रहे हैं। जो सबसे पहले विलाई बनती है उसे बोलते हैं प्राइमरी विलाई, विच इज कंसिस्ट ऑफ द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड कवर्ड बाय द सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी विलाई के अंदर 3 लेयर्स आती है अपने पास फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड के अंदर सबसे पहले आती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, देन साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। और जब टर्शियरी विलाई प्रेजेंट होती है उसके पास में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। ओके, सो द विलाई आर द सराउंडेड बाय द इंटरविलिशियस स्पेस कंटेन्स द मैटरनल ब्लड। ओके, सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि प्राइमरी विलाई के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी विलाई के अंदर क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके डायमेंशंस जो आपसे MCQ में पूछे ही जा सकते हैं कि प्लेसेंटा जो होता है वो 6 इंच में डायमीटर में होता है, उसका 500 ग्राम का वेट होता है एंड 23 mm की थिकनेस होती है एंड 30,000 मिलीमीटर की उसकी
सरफेस एरिया होता है। सो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो फ्लैटेंड डिस्कॉइडल मास होता है, सर्कुलर और द ओवल। ओके, इसकी सरफेस दो होती है, एक मदर की साइड मैटरनल एंड फीटल की साइड फीटस, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 500 ml। देखो इसके अंदर क्या होता है कि बाय द 4th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा इज वेल डेवलप्ड। ओके, जब 4th मंथ होता है प्रेगनेंसी का तब प्लेसेंटा जो होता है वेल डेवलप होता है, and the placenta increases in the size and the thickness, and the placenta attached occupies 1/3 of the internal structure of the uterus. Then at the बर्थ के टाइम पे क्या होता है कि जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है उसके साथ साथ में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होकर प्लेसेंटा भी डिलीवर आउट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि नॉर्मल केसेस में अपर पार्ट पे प्लेसेंटा जो है वो अटैच रहता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब वो लोअर पार्ट पे अटैच हो जाता है उसे प्लेसेंटल प्रेविया भी बोलते हैं, एंड इट्स अ अबनॉर्मलिटी जो कि बेबी बर्थ के अंदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा, ट्रोफोब्लास्ट इज एंड द टिश्यू ऑफ द यूट्रस टुगेदर आर द इम्पॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको प्लेसेंटा बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया गया है, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, पॉइंट्स बता दिए हैं कि ये पॉइंट आपको लर्न करने हैं, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ये एसएक्यू एंड एलएक्यू की वजह से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अम्बिलिकल कोड के बारे में, विच इज़ द नाभि नाड़ी निर्माण। पीवाईक्यू के अंदर मैंने ये क्वेश्चन देखा था 2022 के पेपर में कि नाभि नाड़ी का निर्माण बताइए। हम बात करते हैं इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी अम्बिलिकस होती है, नाभि होती है, उससे कनेक्टेड होती है अम्बिलिकल कोड, देन प्लेसेंटा, देन यूट्रस। अब इसके अंदर आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग पॉइंट्स के साथ में आती है। सो द अम्बिलिकल कोड डेवलप्स फ्रॉम द कनेक्टिंग स्ट्रोक। देखो यहाँ पे क्या होता है कि अम्बिलिकल कोड जो होती है वो कनेक्टिंग स्ट्रोक होती है फीटस एंड प्लेसेंटा के बीच में। ओके, मदर एंड फीटस का बोल लो चाहे से आप इसके लिए। एज द एम्ब्रियो ग्रोज, जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो होता है साइज कम होता जाता है, मतलब कि उसकी मदर की वॉल के अंदर और फीटस के वॉल के अंदर। सो एरिया ऑफ अटैचमेंट इज द कनेक्टिंग स्टॉक टू बिकम द रिलेटिवली स्मॉलर। तो वो जो नाभि नाड़ी होती है वो शॉर्टर होती जाती है, स्मॉलर हो जाती है। ग्रेजुअली दिस अटैचमेंट इज सीन ओनली नियर द कॉर्डल एंड ऑफ द एम्ब्रियोनिक डिस्क। और धीरे धीरे ये जो अटैचमेंट है उसकी सिर्फ कॉर्डल एंड मतलब उसके लास्ट पार्ट पूंछ वाले पार्ट पे ही दिखने लगता है। विद द फॉर्मेशन ऑफ द टेल फोल्डेड द अटैचमेंट ऑफ द कनेक्टिंग स्टॉक moves to the ventral aspect of the embryo. It is now attached to the region of the umbilical opening. अब इसके अंदर जैसे जैसे फीटस ग्रो किया तो साइज क्या होता गया, कम होता गया। सो नाउ द ब्लड वेसल्स हैव डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो इनटू द प्लेसेंटा। जब ब्लड वेसल्स एम्ब्रियो और प्लेसेंटा दोनों के अंदर डेवलप कर चुकी है और जो वेसल्स हैं उसके अंदर कौन कौन सी, अम्बिलिकल कोड के अंदर 2 आर्टरी और 2 वेन प्रेजेंट होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे फॉर्मेशन होता है वैसे वैसे ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सी वेन डिसअपियर हो जाती है, तो राइट वेन जो होती है वो डिसअपियर्स हो जाती है। ओके, अम्बिलिकल कोड जो होता है वो वेस्कुलर कनेक्शन होता है मदर और फीटस का। इसके अंदर थोड़ा सा आपको जैसे पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेन का आप लर्न करते हैं वैसे ही आपको लर्न करना है कि यहाँ पे दोनों आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपको इसमें लर्न करना पड़ेगा कि अम्बिलिकल कोड जो होती है वो 1/2 मीटर तक लॉन्ग होती है और 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 15 to 15 डेज के अंदर क्या होता है कि अपने आप ग्रेजुअली फॉल्स ऑफ हो जाती है जैसे ही बेबी का बर्थ होता है उसके बाद में। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सारा आप पढ़ चुके होंगे रचना शरीर के अंदर, प्रकृति का निर्माण एवं हाँ आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गर्भ उत्पादक सामग्री। गर्भ उत्पादक सामग्री, जैसे आप खेत में जाते हैं बीज उगाने के लिए तो आपको क्या क्या चाहिए होती है, अच्छी फर्टाइल मिट्टी होनी चाहिए, बीज अच्छा होना चाहिए, पानी होना चाहिए, हवा भी अच्छी होनी चाहिए। सो उसी प्रकार से कि जब एक बच्चे का निर्माण होता है तो गर्भ किस प्रकार का होना चाहिए। ओके, तो देखो इसके अंदर जिस प्रकार ऋतु अनुकूल क्षेत्र
मतलब जमीन, अम्बु, जल, बीज, अनाज, सब्जियों के बीज, इन से चारों का भाव मिलने पर अनाज अंकुरित उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से चार भाव भी शरीर को मिलाकर गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। जैसे सबसे पहले आता है ऋतु, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस बॉडी उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से चलनी चाहिए, मतलब कि कोई भी पीसीओडी पीसीओएस जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एवं यूट्रस, यूट्रस जो है उसका बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होना चाहिए। एवं उसकी एंडोमेट्रियम अच्छी थिक होनी चाहिए। अम्बु, न्यूट्रिशन की बात करते हैं सो उसके अंदर रस और रक्त का मिलन अच्छे तरीके से होना चाहिए एवं वह पोषण करने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीज की। इन जब शुक्र और शोणित का जो मिलन होगा तो उसके से जो बीज की उत्पत्ति होगी वो बीज हेल्दी होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गर्भ वृद्धिकर भाव। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एमसीक्यू में एंड 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि कौन से गर्भ से कौन से गर्भ की भाव की वृद्धि होती है। जैसे हम बात करते हैं पितृज भाव। पितृज भाव जो अपने फादर लाइक कैरेक्टर्स होते हैं अपने अंदर, जो हमें अपने फादर से मिलते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि केश, श्रमशु, लोम, अस्थि, नख, दंत, शिरा, स्नायु, धमनी, जितने भी बॉडी के अंदर हार्ड पार्ट है या फिर जितने भी पुरुषात्मक भाव है वो सारे पितृज भाव में आते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि गर्भ वृद्धिकर भाव होते कितने हैं। गर्भ वृद्धिकर भाव जो होते हैं वो 6 भाव होते हैं। वो किस इस प्रकार से होते हैं। तत्र गर्भाशय पितरज, मातरज, रसज, आत्मज, सत्वज, सातम्य, ज अनि, शरीर लक्षणानि। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने पितरज भाव पढ़े। जितने भी कठोर कठिन भाव हैं वो पितरज भाव है और जितने भी सॉफ्ट एवं मृदु भाव है वे हमारे मातृज भाव है। सो इसके अंदर आता है माश, शोणितम, मेदो, मज्जा, हन, नाभि, यकृत, प्लीहा, गुदा। ओके, ये जितने भी भाव आंत्र, ये सब जितने भी भाव हैं ये मातृज भाव है। रसज भाव में हम बात करते हैं शरीरो उपचय, बल, वर्ण, स्थिति, निश्चय, रसानी, मतलब जो बॉडी के अंदर बल, वर्ण, स्थिति, क्षय आदि का जो कार्य करते हैं वो रस होता है। आत्मज की जब हम बात करते हैं तो इंद्रियाणी, ज्ञानम, विज्ञानम, आयु, सुख, दुखम, मतलब जो अपने आत्मा के भाव होते हैं, जो ज्ञान होता है, सुख दुख होते हैं, विज्ञान, आयु, मतलब अपने आत्मा को जो ज्ञान होता है वो सारी चीज़ें आभास होता है वो सारे आत्मज भाव हैं। सत्वज भाव की बात जब बात करते हैं तो सत्व का मतलब होता है मन, मतलब कि ईश्वर के प्रति ध्यान रखना, वेदों में रुचि रखना, आस्तिकता रखना और आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का पालन करना, ये सब आते हैं सत्व के अंदर। सातम्यज के अंदर आते हैं वीर्यम, आरोग्यम, बल, वर्णो, मेधा, मतलब जो हमारे वीर्य, आरोग्य, बल, वर्ण, मेधा के भाव जो होते हैं वे होते हैं सातम्यज भाव। ओके, सो आप ये टेबल भी लर्न कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सो इसको आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, मतलब कि हर मंथ का जो फीटल का डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें आपको श्लोक्स भी बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए और ये आप 5 to 10 मार्क्स में मान के ही चलो ये वाला क्वेश्चन। इस चैप्टर में जो मैं आपको बता रही हूँ वो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। सो इसमें बात करते हैं तत्र प्रथमे मासे कलल जायते, जो प्रथम मास में जो होता है वो कलल के समान होता है, मतलब कि बुदबुद आकार, मतलब बहुत ही छोटा सा एक माइन्यूट सी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट में बात करते हैं जो मंथ में होता है, द्वित जो मंथ में होता है उसमें शीतो ऊष्मा अनिलो, इसके पूरे संघात, मतलब कि श्लेष्म, पित्त और वायु, वात पित्त कफ का संघात मिलके गर्भ को घन बनाते हैं और इसके अंदर गर्भ जो है वो पिंड आकार का गोल हुआ तो पुत्र होगा, पेशीनुमा शरीर का हुआ तो कन्या होगा और अबूर्ध हुआ तो नपुंसक होएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं तृतीय के अंदर हस्त, पाद, शीर्षा, पंच पिंडानी निवृत्ति, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि पंच पिंडिकाएं निकल आती हैं, मतलब हाथ, पैर और सिर। जो चौथे माह के अंदर क्या होता है सर्वांग अंग प्रत्यंग, इसके अंदर सिर्फ पिंडिकाएं बनती है और इसके अंदर संपूर्ण अंग प्रत्यंग जो होता है वो विभिन्न विभिन्न भाग में
हो जाते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि द्विहर्दिनी, चतुर्थ मास को द्विहर्दिनी कहा जाता है क्योंकि इसमें फीटस का और मदर का दोनों का हार्ट काउंट होने स्टार्ट हो जाता है। फीटस का भी हार्ट अच्छे से फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देता है। पंचमें मन, इसमें मन की उत्पत्ति होती है, मन सचेत हो जाता है। षष्ठे बुद्धि, छठे में बुद्धि का आवरण होता है। सप्तमे में क्या होता है कि पूरे अंग प्रत्यंग जो है वो स्पष्ट और अधिक अच्छे से दिखाई देने लग जाते हैं। अगर सप्तमे मंथ में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित रह सकता है, लेकिन अष्टमे ओजम अस्थिर है, मतलब इसमें क्या होता है कि ओज जो होते हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, इसलिए 8वें महीने में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित नहीं रह सकता है। और 9वें 10वें और द्वादश मतलब 11वें 12वें अध्याय में गर्भ के माह के अंदर किसी के अंदर भी बच्चे की प्रसाव हो सकता है। ओके, सो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, आपको ये इतना लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गर्भ का जो पोषण है, देखो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्भ का जो पोषण है वो कैसे होता है। जब बच्चे के अंदर प्लेसेंटा नहीं बनता है सो उससे पहले जो गर्भ का पोषण है वो उपस्वेदन एवं उपस्नेहन से होता है। ओके, मतलब कि मॉइस्चर और स्वेट को वो एब्जॉर्ब करेगा और उसी से उसका पोषण होगा। और उपस्नेहन मतलब कि अपरा तथा नाड़ी युक्त गर्भ का पोषण उपस्नेहन से होगा। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, आपके लिए ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्तन्य निर्माण के बारे में। स्तन्य जो होता है वो रस धातु का उपधातु होती है। ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि जो रस का जो प्रसाद भाग होता है वह मधुर होता है, सो उसी के द्वारा पोषण होकर उपधातु का निर्माण होता है। सो इट्स स्तन्य निर्माण। इसके अंदर आपको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैक्टेशन, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आयुर्वेद में आप इतना ही लिखेंगे कि किसकी उपधातु होती है, क्या होता है, बस। लेकिन आपको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिखना पड़ेगा। लैक्टेशन रेफर्स टू द सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड इंजेक्शन ऑफ मिल्क विच इंक्लूड्स द 2 प्रोसेसेस, मिल्क सिक्रीशन एंड द मिल्क इंजेक्शन। मिल्क सिक्रीशन मतलब कि जो एल्वेलाई वाला पार्ट होता है उसके अंदर से डक्ट सिस्टम के थ्रू जो मिल्क बाहर निकलता है, वो जो मिल्क बनता है वो होता है मिल्क सिक्रीशन। सो इनिशिएशन ऑफ द मिल्क सिक्रीशन को बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस एंड मेंटेनेंस ऑफ मिल्क सिक्रीशन को बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। ओके, इन लैक्टोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी के लेटर मंथ मतलब कि जो आखिरी के महीने चल रहे होते हैं उस टाइम पे बॉडी के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, उस मिल्क को हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। ओके, देन मेंटेनेंस क्या होता है कि गैलेक्टोपोइसिस, ये सारा हार्मोनल मेंटेनेंस होता है कि इसके अंदर थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, ये सब कुछ मेंटेन करते हैं गैलेक्टोपोइसिस को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिल्क इजेक्शन। मिल्क इजेक्शन जो होता है वो एक रिफ्लेक्स फोमना होता है, फिनोमिना होता है जो कि मिल्क लेग डाउन हार्मोन के थ्रू करवाया जाता है विच इज़ द ऑक्सीटोसिन। ओके, मैंने आपको लैक्टेशन भी कंप्लीट करवा दिया गया है। एंड आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति है उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि पंच महाभूत जो होते हैं अंग प्रत्यंग कंप्लीट उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको मात्रज पितरज भाव, ये जितने भी ये षड भाव थे, ये भाव मैंने आपको बता दिए गए हैं। अब देखो किससे किसकी उत्पत्ति होती है। देखो रक्त से यकृत प्लीहा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है। ये रक्त से यकृत प्लीहा की उत्पत्ति होती है। रक्त के फेन से मतलब उसके जो झाग होते हैं उससे फुफ्फुस की उत्पत्ति होती है। रक्त के किट भाग से उंडुक की उत्पत्ति होती है। कफ रक्त एवं मांस के सार भाग से जीवा की उत्पत्ति होती है। मांस रक्त कफ मेद के प्रसाद भाग से वक्षण की उत्पत्ति होती है। रक्त कफ के प्रसाद भाग से हृदय की उत्पत्ति होती है। रक्त मेद के प्रसाद भाग से वृकों की उत्पत्ति होती है। रक्त कफ के प्रसाद भाग से तथा वात पित्त से आंत्रगुद बस्ती की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या होता है कि आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है। जब मैं आपको एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये क्वेश्चन रिपीटेशन में। सो
नेक्स्ट हम बात करते हैं फीटल सर्कुलेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फीटल सर्कुलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये 10 मार्क्स में हमारे भी लास्ट ईयर यूसी एग्ज़ाम में पूछा गया था और ये आपसे भी पूछा जाएगा। फीटल सर्कुलेशन क्या होता है? जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है फीटस का, वो बहुत डिफरेंट होता है अपने डबल सर्कुलेशन से, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर रहे होते हैं। सो इट क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव। ओके, अगर मैं आपको ये कंप्लीट ना पढ़ा के भी मैं आपको बहुत ही छोटी सी कंसाइज सी टेबल बना सकती हूँ, जिसके अंदर क्या होता है सॉरी, फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो राइट एट्रियम से स्टार्ट होता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल के पास जाता है। लेकिन आपको पता है कि जब हार्ट पूरा डेवलप नहीं होता तो उसके पास में फोरामेंस प्रेजेंट होते हैं। ओके, और वो बर्थ के बाद में वो फोरामेंस कंप्लीट फिल हो जाते हैं। अगर किसी के बाद में फिल नहीं हो पाते हैं फोरामेंस, तो उसको बोल दिया जाता है कि इसके दिल में छेद है, मतलब कि जो उसके फोसास है वो इनकम्प्लीट है। ओके, सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन उसी के पास एक पाथवे होता है कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा सकता है बाय फोरामेन ओवेल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन अयोटा। सो अयोटा जो होता है वो उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में लेके जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि उसका जो अपनी बॉडी का सर्कुलेशन है उसमें कंप्लीट। देन वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू प्लेसेंटा के पास पहुंचता है, प्लेसेंटा से प्लेसेंटल वेन, देन लीवर के पास कुछ स्टंट प्रेजेंट होता है, डक्टस विनोसिस, देन डक्टस विनोसिस के थ्रू वो जाता है इंफीरियर वीना कावा। इंफीरियर वीना कावा ने उसे फिर से राइट एट्रियम में पंप किया, वो राइट वेंट्रिकल के पास गया, देन वो लंग्स के पास गया, लंग्स पल्मोनरी ट्रंक में घुसा, तो पल्मोनरी ट्रंक ने उसे लंग्स के पास पहुंचाया, लंग्स से वो पल्मोनरी वेन, देन पल्मोनरी वेन अगेन गिव इट टू द लेफ्ट एट्रियम। यही पल्मोनरी ट्रंक इसको डक्टस आर्टरियोसिस में पहुंचाती है और डक्टस आर्टरियोसिस से ये अयोटा के अंदर जाता है। ये था इसका टेबुलर फॉर्मेशन। मैं इसमें आपको एक पॉइंट और बताती हूँ कि आपके बर्थ के बाद में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सी, जो पहले अपनी बॉडी के अंदर फीटस के पास में अम्बिलिकल आर्टरीज थी, वो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट में कन्वर्ट हो चुकी होती है आफ्टर बर्थ। अम्बिलिकल वेन जो होती है वो लिगामेंटम टेरेस ऑफ द लीवर के अंदर चेंज हो चुकी होती है। डक्टस विनोसिस जो है वो लिगामेंटम ओ शिट नहीं है, लिगामेंटम विनोसम, डक्टस विनोसस जो है वो अपने पास लिगामेंटम विनोसम में कन्वर्ट हो चुका है, एंड डक्टस आर्टरियोसस जो है वो लिगामेंटम आर्टरियोसम में कन्वर्ट हो चुका है। फोरामेन ओवेल जो है वो फोसा ओवेलिस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, और जो प्लेसेंटा है वो आफ्टर बर्थ एक्सपेल आउट हो चुका है। ये सारा मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब मैं आपको कंप्लीटली अच्छे से फीटल सर्कुलेशन पढ़ाती हूँ। देखो इसके अंदर क्या होता है, फीटस ऑब्टेन इट्स O2 एंड न्यूट्रिएंट्स बाय द डिफ्यूजन। आपको पता है कि फीटस के पास में कोई भी खुद का खाने का ऐसा तो है नहीं कि उसका मुंह काम कर रहा है तो वो खुद भी इनगल्फ करेगा और खा लेगा, नहीं। उसके अंदर क्या होता है कि वो सारा जो मटेरियल लेता है वो मदर से लेता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि वो जितना भी एलिमिनेट आउट करता है वो भी मदर के ब्लड के अंदर करता है। सो द एक्सचेंज बिटवीन द फीटल एंड द मदर, it occurs through the placenta. Okay, it is attached to the umbilicus by the fetus by the umbilical cord and communicate with the mother through the countless small vessels. आपको पता होता है कि प्लेसेंटा जो होता है वो एक साइड में मदर से कनेक्टेड है, एक साइड में फीटस से कनेक्टेड है। ओके, देन द अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 2 आर्टरी और 1 वेन प्रेजेंट होती है। ओके, तो जितना भी वेस्ट होता है वो सारा डिफ्यूज हो जाता है कैपिलरीज के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ब्लड पासिस फ्रॉम द फीटस टू द प्लेसेंटा बाय द 2 आर्टरीज, अम्बिलिकल आर्टरीज, मैंने ये भी आपको बता दिया। और वो जो आर्टरीज होती है वो ब्रांच होती है इंटरनल इलियाइक मतलब हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज की। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं एट द प्लेसेंटा फीटल ब्लड पिकअप्स द O2 एंड नरिशमेंट एंड एलिमिनेट CO2। ये भी आपको पता है कि प्लेसेंटा क्या करता है
कि O2 उसके पास पहुंच जाता है और CO2 को एलिमिनेट आउट करता है। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द फ्रॉम द प्लेसेंटा वाया द सिंगल अम्बिलिकल वेन। और आपको ये भी पता है कि अम्बिलिकल वेन इज अ एक्सेप्शनल वेन विच कैरीज द, वो वेन होते हुए भी O2 को कैरी करता है। द वेन असेंड्स टू द लीवर ऑफ द फीटस वेर इट इज़ डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस। जो वो वेन लीवर के पास जाती है फीटस की, तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ओके, सो दो ब्रांचेस में डिवाइड होने के बाद में सम ब्लड फ्लो इनटू द हेपेटिक पोर्टल वेन एंड एंटर्स द लीवर। बाद में कुछ ब्लड जो है वो उस वेन के थ्रू लीवर में पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द ब्लड फ्लो इनटू द सेकंड ब्रांच डक्टस वेनोसिस। एक हेपेटिक पोर्टल वेन के पास में गया, लीवर के पास पहुंच गया, और एक पहुंचा डक्टस विनोसस के पास में, जो कि इंफीरियर वीना कावा के अंदर डाल दिया गया है। मैंने आपको पीछे बता चुकी हूँ मैं आपको। देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग टू द इंफीरियर रीजन ऑफ द विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द इंफीरियर वीना कावा। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको किस में डाल दिया? इंफीरियर वीना कावा के अंदर। ये सारी मिक्सिंग कहाँ पे होती है? सारी मिक्सिंग होती है राइट एट्रियम के अंदर। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द सुपीरियर रीजन ऑफ द फीटस। सुपीरियर रीजन का ब्लड जो है वो सुपीरियर वीना कावा लेके आ रही है, उसे भी राइट एट्रियम के अंदर डाल दिया गया है, वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मोस्ट ऑफ द फीटल ब्लड डज नॉट पास फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर टू द लंग्स एज इट इज द पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि पूरा ब्लड राइट एट्रियम का राइट वेंट्रिकल के पास में नहीं जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके पास फोरामेन फोसा ओवेल प्रेजेंट होता है। ओके, फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है, जो कि फोसा ओवेलिस में कन्वर्ट होता है बाद में। सो इसके अंदर क्या होता है कि 1/3 जो होता है वो पूरा ब्लड जाता है, बाकी का ब्लड नहीं जाता है, क्योंकि लंग्स अच्छे से काम नहीं कर रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेंट थ्रू द डक्टस आर्टरियोसिस, कुछ डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू डाल दिया जाता है। एंड दीज वेसल्स कनेक्ट टू द पल्मोनरी ट्रंक विद द अयोटा एंड अलाउ मोस्ट ऑफ द ब्लड टू द बाईपास फीटल लंग्स। Okay, then the blood of the aorta is carried to the all part of the fetus through the systemic circulation। aorta के थ्रू एक complete systemic circulation में जाता है। और यहाँ पे common iliac artery जिसकी branches है external and internal iliac, part of the blood flows into the internal iliac, फिर वो umbilical artery के अंदर चला जाता है। इससे क्या होता है कि at the birth जब पल्मोनरी लंग्स काम कर रहे होते हैं तब अपन अम्बिलिकल कोड को टाई ऑफ कर देते हैं, कट कर देते हैं। सो प्लेसेंटा को अपन रिमूव कर देते हैं। सो ये सारे जो चेंजेस हैं ये सारे आफ्टर बर्थ आते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी मैंने आपको फीटल सर्कुलेशन अच्छे से समझा दिया। फीटल सर्कुलेशन के साथ में मैंने आपको एक चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझा दिया, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, SAQ बता दिए, LAQ बता दिए, MCQ भी बता दिए। सो नाउ इट्स नाउ योर ड्यूटी to turn on your screen phone and सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। और उसके बाद में आप अपना पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी जो होती है वो अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी आर रियली appreciate you if you inquire us for your queries. So thank you for watching and please like, share and subscribe our YouTube channel.